नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। पिछले कुछ दिनों से यूपी पीसीएस से संबंधित पॉलिटी के प्रश्नों को सोल्व किया जा रहा है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत से 2015 में पूछे गए पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों के शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो शेयर करें और उन तक पहुँचाएँ भी। तो आइए फ्रेंड्स, 2015 का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 78, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 124 2। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी अनुच्छेद 123। इस प्रश्न में दो सूचियां दी गई हैं। सूची 1 में कुछ संविधान के प्रावधान है और सूची 2 में संविधान के कुछ अनुच्छेदों का जिक्र है। इन दोनों को मैच करके हमें आंसर देखना है। तो सबसे पहले हम सूची 1 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 विधि के सम्मुख समानता, बी कार्य करने का अधिकार, सी कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, डी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। यहाँ सूची 2 के अंतर्गत कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, 42, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 41। हम पुनः लौटते हैं सूची 1 की तरफ और जिक्र करते हैं कि किसमें क्या क्या है। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में दिया गया है, जबकि कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है और कार्य करने के लिए सही और मानवीय परिस्थितियों का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 42 में दिया है। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 45 में है। तो इस प्रकार हम कूट से मिलाते हैं। इसका आंसर होता है बी 3 4 1 2। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यह एक अनौपचारिक संस्था है, बी यह एक संवैधानिक संस्था है, सी यह एक प्रशासनिक संस्था है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि राज्य वित्त आयोग का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झ में दिया गया है, अर्थात यह एक संवैधानिक संस्था है। और राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ए जीवी मावलंकर, बी जीएमसी बालयोगी, सी मनोहर जोशी, डी पीए संगमा। इसका करेक्ट आंसर है डी पीए संगमा। पीए संगमा 1995 में जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे और 1996 में लोकसभा के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है ए पंचायती राज से, बी नगरपालिका से, सी केंद्र राज संबंध से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए पंचायती राज से। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में संविधान संशोधन में भाग 9 और अनुसूची 11 को जोड़ा गया। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए यह एक राजनीतिक अधिकार है, बी यह एक संवैधानिक अधिकार है, सी यह एक विधिक अधिकार है, डी यह एक सामाजिक अधिकार है। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड सी यह एक विधिक अधिकार है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश आरटीआई को एक लीगल राइट मानता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या में अनुच्छेद 19 के तहत इसे शामिल माना है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यह एक संवैधानिक अधिकार भी है, लेकिन आयोग 2 या 3 बार प्रश्न आ चुका है और उसको हर बार वो विधिक ही मानता है। तो आप भी विधिक ही टिक करेंगे। नेक्स्ट, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश की, बी भारत के निर्वाचन आयोग की, सी भारत के महान्यायवादी की, डी लोकसभा अध्यक्ष की। इसका सही आंसर होगा बी भारत के निर्वाचन आयोग की। संसद के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित जब प्रश्न की बात आती है तो राष्ट्रपति अपनी राय भारत के निर्वाचन आयोग से लेता है और किसी भी संसद की योग्यता अयोग्यता का निर्धारण करता है। इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 में है। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? ए देवगौड़ा, बी आई.के. गुजराल, सी चंद्रशेखर, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे तो वो अपनी संसदीय सीट बलिया से जीत के आए थे, जबकि देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह ये दोनों लोकसभा के नहीं वरन राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदम हेतु परामर्श देता है। ए समान सिविल संहिता के संबंध में, बी ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में, सी नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में, डी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी ग्राम पंचायतों के संगठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, जबकि समान नागरिक संहिता का संबंध अनुच्छेद 44 से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? ए संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, बी संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, सी संबंधित राज्य का राज्यपाल, डी संबंधित राज्य का पंचायती राज। फ्रेंड्स, जो भी हमने क्वेश्चन सोल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया था
कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। तो इसका सही आंसर होगा सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ज में है कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न भी राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद ए 153 के तहत होती है, बी 154 के तहत होती है, सी 155 के तहत होती है, डी 156 के तहत होती है। इसका सही आंसर है फ्रेंड सी, किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है, जबकि 156(1) में यह कहा गया है कि भारतीय राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है, जिसमें एक कथन दिया गया है और कारण। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कारण, संसद भारत की जनता द्वारा उच्चतम विधायी संस्था है। दोनों कथन सही है, अर्थात कथन तो हमारे दोनों सही है कि भारतीय संविधान में 368 के तहत संशोधन होता है और भारत की संसद जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, लेकिन हमें ये देखना है कि ये इसको व्याख्यायित कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए दो तरह से इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, व्याख्या कर रहा है या नहीं। पहला प्रकार यह है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, क्योंकि यहाँ क्योंकि ऐड करिए, क्योंकि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। ये दोनों बातें सही है। या आप अगर दूसरे तरह से चाहते हैं कि कथन और कारण एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं, तो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़िए, अर्थात यहाँ चूंकि लगाइए, चूंकि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, इसलिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन। कथन और कारण दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। कथन कारण के प्रश्नों में आप इस तरह का लॉजिक लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ए सरकारी आयोग, बी राजमन्नार समिति, सी इंद्रजीत गुप्ता समिति, डी पुंछी आयोग। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध संघ राज्य संबंध से नहीं बल्कि चुनाव सुधार और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन से संबंधित है, जबकि सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध के लिए 1983 में हुआ था और राजमन्नार समिति का गठन 1969 में हुआ था और पुंछी आयोग का गठन 2007 में हुआ था। इन तीनों के अलावा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित एक और था, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में, जबकि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव भी आया था 1973 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ए इटली के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से, डी यूएसए के संविधान से। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी यूएसए के संविधान से। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि उद्देशिका का विचार पूछा है। यदि यहाँ पूछता है कि उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, तो आपका सही जवाब होता ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? ए अनुच्छेद 14 तथा 15, बी अनुच्छेद 19 तथा 20, सी अनुच्छेद 21 तथा 22, डी अनुच्छेद 20 तथा 21। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 20 तथा 21। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक आपात उत्पन्न किया गया है। भारत में आपातकाल 3 प्रकार का है, जिसमें पहला है राष्ट्रीय, जिसके अनुच्छेद 352 में व्याख्या है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जिसे संवैधानिक राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा जाता है, जिसे हम आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के रूप में जानते हैं। यह अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन है। और तीसरा है वित्तीय 360। तो हम यहाँ पहले राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, राष्ट्रीय आपात भारत में 3 आधारों पर लगाया जा सकता है। पहला है युद्ध, दूसरा है बाहरी आक्रमण, तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में है, जबकि अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित। इसमें हम आपको ये भी बताते चलें कि भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा हुई है। पहली हुई थी 1962 में चीन युद्ध के समय, दूसरी बात 1971 बांग्लादेश या पाकिस्तान का संकट, और तीसरी बार 1975। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? ए महाधिवक्ता को, बी महान्यायवादी को, सी अतिरिक्त महाधिवक्ता को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी महान्यायवादी को, जिसको भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसको एजी बोलते हैं। नेक्स्ट, एक बार फिर कथन कारण से संबंधित प्रश्न है।
कथन भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। तो सबसे पहले हम आइए कथन ही चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो हमारा दूसरा भी सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है। लेकिन क्या ये व्याख्या करता है कि नहीं? तो आइए हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान से लिया गया है, इसलिए भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ये बात सही नहीं है। इस प्रकार कथन हमारे दोनों सही हैं, लेकिन कथन की व्याख्या कारण नहीं कर रहा है। तो सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? ए, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। बी, राज्य की एकल नागरिकता। सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। डी, भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जबकि यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अर्थात यूएसए में आप राज्य के भी नागरिक होते हैं और संबंधित देश के। जैसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ए, अनुच्छेद 50 में। बी, अनुच्छेद 51A में। सी, अनुच्छेद 52 में। डी, अनुच्छेद 53 में। इसका करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 51A में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, किसमें? भाग 4A में, जिसके तहत अनुच्छेद 51A जोड़ा गया और मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। ये मूल कर्तव्य किसने रिकमेंड किए थे? स्वर्ण सिंह समिति ने। ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। आखिरी प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो ए, प्राथमिक स्तर तक के हैं। बी, माध्यमिक स्तर तक के हैं। सी, उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के हैं। डी, स्नातक स्तर तक के हैं। तो फ्रेंड्स, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE जो आया था 2009 में लागू हुआ था, वो प्राइमरी लेवल के लिए लागू हुआ था, जिसमें बालकों की उम्र 6 से 14 वर्ष हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।